थोड़ा हटके भी है और माननीय राकेश जी ने कहानी के माध्यम से इसका मर्म बताने का प्रयास भी किया है। आमतौर पर पर्यावरण से समन्वय और लोक निर्माण, ये ऐसा लगता सूर्य और चंद्र की तरह है। जब सूर्य निकलता तो चंद्र अपनी जगह छोड़ देता है और जब चंद्र निकलता तो सूर्य को अपनी आभा छिपाना पड़ती है। दोनों अलग अलग भूमिका में, लेकिन कितना सुखद समन्वय शब्द इसमें आया है। और समन्वय का मतलब ही है कि समन्वय वो बीच का रास्ता निकालता है जिसके आधार पर हम अपनी अपनी भूमिका अदा करें। जब निर्माण की बात आ रही है और निर्माण में भी लोक निर्माण की बात आ रही है तो निर्माण के साथ कई चुनौतियां आती, और चुनौतियों में मैं जाने के पहले अभियंता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इंजीनियर शब्द के प्रति। तो इंजीनियर शब्द की तरफ जब हम देखते हैं तो इंजीनियर का अर्थ क्या है? तो इंजीनियर का अर्थ है विज्ञान, गणित और तकनीक। इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से जो सिद्धहस्तता रख ले वो अभियंता कहलाता है। ये हमारा जिसके नाते से आपको जाना गया है, ये उस मूल भाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और एक तरफ जब आप इसमें देखते हो तो अभियंता को तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीनों, संरचनाओं, प्रणालियों, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने आप के ज्ञान कौशल के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की तरफ लगातार सतत रूप से वो ज्ञान को विज्ञान की तरह लेकर निकले। और इन व्यवस्थाओं से जब हम जोड़ के देखते हैं तो अब थोड़ा सा उधर अलग हटके आए, जिसका आपने 170 साल पुरानी रेल प्रणाली से जोड़ करके राकेश जी ने बात कही। हमारे अपने कई निर्माण के, और वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। अभी आपने एक डैम का उदाहरण दिया, राकेश जी ने सही कहा। अभी मैं भी आपको वैसे बता भी चुका हूँ, हम भी जानते भी हैं कि भोपाल की रचना ही अगर अपन देखें, भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से पुराने विज्ञान को ज्यादा मान्यता देने वाली है। कि आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है। मुख्य धारा से पानी पीछे रुकेगा, डैम बन गया। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक चट्टान को चारों तरफ से, जो ऑलरेडी पुरानी प्राकृतिक चट्टान से पानी को स्टोर कर लिया है, उसकी कोई मुख्य धारा नहीं रोकी। और उसका लेवल मेंटेन करने के लिए पानी जब ज्यादा आ जाएगा तो वीआईपी रोड पे कभी पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कोलार की तरफ बहुत निस्तारीकरण की छोटी सी रचना है और उससे पानी का मेंटेन करते, ज्यादा पानी हो गया तो पानी निकाल दिया, अदरवाइज वो पानी भरा हुआ है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये आज भी हमारी उस निर्माण लागत को भी कम कर रहा है। जो बड़ी ताकत, जब बड़ी नदी की मुख्य धारा को बंद करोगे तो बहुत सारा लोहा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत प्रकार के लगाने पड़ेंगे, और जब वो टूटता तो कभी मोरवी की डैम की तरह कई नीचे की रचनाओं में नगरों को कितने को संकट डालता है। जब बड़े डैम, और इसकी एक उम्र होती जाने के बाद उसका समय आता ही है। लेकिन ये जो हमारे निर्माण की पुरानी रचना है, ये रचना हमको आज भी उसी प्रकार से लालायित कर रही है जिसको आज के संदर्भ में देख ले। अभी अपने सामने देखते देखते कुछ वैसे आप लोगों ने भी अच्छा प्रयोग किया है कि जंगल के जानवर भी बचना चाहिए, सड़क भी निकलना चाहिए। तो अब ये प्रयोग हो गया कि नहीं, ऊपर से पुल बना दो, नीचे से जानवर आने जाने का रास्ता रख दो। ये भी अभी अब नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे टाइगर भी सुरक्षित, जंगल भी सुरक्षित, आवागमन का निर्बाध मार्ग भी चालू हो गया। ये तो छोटी सी बात, लेकिन सड़कों को भी ब्रिज की तरह उपयोग कर ले।
ये जो आवश्यकता के साथ पर्यावरण के साथ तालमेल करने की, लेकिन निर्माण में लगने वाली सामग्री, उसकी मात्रा, उसका तरीका, ये तो चिंता का विषय है ही। हम अगर इसको गलत नहीं ले तो अभी से 10-20 साल 25 साल पहले तक मैं समझता हूं हम में से हर एक जिस घर गांव से निकल के आया है उसके मकान कोई आरसीसी कंक्रीट के नहीं थे, लेकिन वो हर मौसम को, हमारे भारतीय मौसम को झेलने के लिए पर्याप्त थे। ठंड गर्मी बरसात लकड़ी के और उस प्रकार के मकान थे कि कोई तकलीफ नहीं थी, और मकान बनता था तो पूरे घर वाले इकट्ठे हुए लग जाते थे। आज छोटे से छोटे गरीब आदमी का भी मकान बनाएंगे तो ये जो सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से जो मकान बन रहा है, और कई बार मैं तो आप कभी देखना मेरे गांव के अंदर तो आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में तो प्लाट काटते हैं, टीएनसी से कराया, नगर निगम या स्थानीय निकाय जो भी हो गए उससे सिलसिले के लगाते हैं तो प्लाट साइज तो मालूम रहती, लेकिन गांव के अंदर जब मकान बनाने निकलते हैं तो कोई प्लाट तो है नहीं, तो भूल ही जाते कि कितना बड़ा बनाना है। तो मकान बनाना कि गोडाउन बनाना मालूम नहीं पड़ता है। कई बार ऐसे मकान बनाने में और उसकी साइज बड़ी करने में ये होड़ा होड़ी लगती कि पास वाले ने बनाया मुझसे और थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, तो मालूम पड़ा 2 बीघा जमीन बेच दो भले, लेकिन मकान उससे बड़ा बनाना चाहिए। और मकान उससे बड़ा बनाते बनाते मालूम पड़ा प्लास्टर के पैसे खत्म हो गए, सालों तो ऐसी ईंटें दिखती रहती है। ये जो आज के इस निर्माण कार्य के ये नए प्रकार है। इसी प्रकार से इनकी सीमेंट की, सरिये की, इनकी डिजाइन की गुणवत्ता के साथ उसकी पूरी प्लानिंग में कितनी जरूरत है, कितना लगाना कितना नहीं लगाना, कि हमारे सामने ये भी एक संकट है। तो ऐसे आज के समय में, वैसे वो मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी संदर्भ में आजकल तो बीडीसी अलग होगा, ये अलग होगा, तो मैं भी मुश्किल पर पड़ जाता हूँ मैं किसके लिए बोलूँ। सरकार की मर्यादा भी होती है और मुख्यमंत्री की ज्यादा ही होती है, लेकिन समझदार को इशारा काफी रहता है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ऐसे में हमने ये पवित्र भाव के साथ पर्यावरण और समन्वय निर्माण, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं, पूरे विभाग को बधाई देता हूं। वाकई आपका बहुत सुंदर एक तरह से मन का संकल्प हुआ, और इस दृष्टि से हमारा ये बड़ा निर्णय है। पूरे देश की कई सारी राज्य सरकारें, कई सारे निर्माण के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार के संकल्प से चलने से हमारी मन की शुचिता भी दिखाई देती है, हमारी ध्येय निष्ठा भी दिखाई देती है, और हमारे अंदर के अंतर्मन की इस भावना भी दिखाई देती है कि सरकार का पैसा तो है, लेकिन सरकार के पैसे के साथ साथ हमारे अंदर आत्मा बैठी है जो इस अच्छे बुरे का फैसला करती है, और आत्मा को परमात्मा से जवाब देना है कि वो परमात्मा के घर जब जाएंगे तो हमने किया क्या है, इसके जवाबदार हम ही हैं। मैं समझता हूँ इस भाव को भी हमको अंदर से महसूस करने की जरूरत कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम हमको भी तो अच्छा लगना चाहिए। जिसने दिया लिया वो बात की बात है, हम भी उसके लिए बराबरी के जवाबदार हैं। ऐसे में सरकार का बेहतर से बेहतर वो निर्माण की दृष्टि से, लागत की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से सभी प्रकार से श्रेष्ठ हो जाए। और विटामिन की आपने बात कही, वो सही बात है कि वो हमारा मूल रूप से तो पेट्रोलियम का वो रॉ मटेरियल ही है जो वेस्ट की तरह था, काम में आता था। मैं अपने उज्जैन की दृष्टि से देखता हूँ कि नदी के किनारे और खासकर जहाँ काली मिट्टी होती है, हमें से कई यहाँ इंजीनियर भी बैठे होंगे, हमारी सड़क डामर की बनती और बनते बनते वो एक पे एक लगाते लगाते किधर लगाते जाते 2-3-4 महीने बाद वो मिट्टी के अंदर की ताकत ही नहीं उसको झेलेगी, या बारिश के मौसम में कैसे चलेगी। तो यही चुनौती रहती थी कि वो चलेगी कितने दिन तक। 2-3 सड़कें तो ऐसी सिंहस से 2 सिंहस तक वो हमेशा बनती टूटती रहती थी, लेकिन थोड़ी समझदारी हुई कि हमने सीमेंट कंक्रीट से बना दी प्रॉपर, तो 2 सिंहस तो कुछ नहीं बिगड़ा। पैसा तो लगा, लेकिन वहाँ होना क्या चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, केवल थोड़ा सा। तो जहाँ जहाँ की हमारी मिट्टी की अपनी प्रकृति है, उस मिट्टी की प्रकृति में जहाँ जैसी आवश्यकता है, क्या वो निर्माण हम कराएं, उसके तरह से हम प्रोत्साहित करें।
अब ये अलग बात है, वो एस्टिमेट थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन मत बनाओ लंबा चौड़ा, छोटा बना दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपना रुपया ₹1.25 में तो चलना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कई बार हमारी जो निर्माण की कई प्रकार से बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन चूंकि मैं तो आज आपको सुनने भी आया था, लेकिन संयोग से मैंने माननीय गोपाल जी साहब से अनुमति ले लिए। आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के विषय के 60 वर्ष पूरे हो रहे, जब उनने पहली बार ग्वालियर में विचार रखा था, और उस विचार के माध्यम से हमारी ये जो अपनी मूल भावना, ये भी एकात्म मानव दर्शन की है। आज भी जो हम बात कर रहे हैं, इसको इसी प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे हम अपने ये जो पिंड है, इसको पिंड को भी यत पिंडे तत् ब्रह्मांड कहा गया है। जो हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड और पिंड में हमारी कई सारी समानता है, और उन समानताओं के आधार पर हमारी संवेदनशीलता भी, समन्वयवादी भाव भी, और हमारी इस शरीर की उपयोगिता, और इस शरीर की उपयोगिता, शरीर की समय की सीमा भी ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। हर एक के शरीर के एक एक सांस के साथ महाकाल आपकी आत्मा में विद्यमान है, जो अपने हर जीवन की आने जाने वाली सांस से आपको जीवन देता जा रहा, देता जा रहा, देता जा रहा है। आपकी एक दिन की जिंदगी में 1 लाख कोशिकाएं मरती है, तब आपका एक दिन का जीवन होता है। ऐसी कई सारी बातों के साथ मैं मान के चलता हूँ। आज जब अपनी इतनी अच्छी बातों को आपने मौका दिया, इस कार्यशाला के लिए आपने हमारे टीपी सिंह जी को खास तौर पे आमंत्रित किया। बहुत अच्छे समाज सेवी पर्यावरण गोपाल आर्य जी यहाँ बैठे हैं। अब हमारी मुश्किल तो ये भी रहती है कि राजनेता ज़्यादा बोले तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि इनको ही ज्ञान हो गया, क्या बाकी क्या करने वाले हैं। तो मैं धृष्टता न करते हुए अपनी बात को यहीं समेटता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से हमारे विभागों की ये दृष्टि आना चाहिए, जिसको सरल भाषा में हम ये कहें लीक से हटकर सोचने का तरीका, जिसके आधार पर हम अपनी उपयोगिता, हमारी भूमिका सरकार के साथ, प्रकृति के साथ में तालमेल करें। और हम बोल ही चुके हैं उन सारी बातों के साथ जिसके लिए हमने अपना ये पूरा आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बहुत गालियां पड़ती है निर्माण कार्य करते करते। मैं समझता हूं कि उस भाव के दृष्टि से भी हम इसको देखें कि आपकी भावना अच्छी रहती है, लेकिन आप भी बहुत सारे दायरे में बंधे रहते हैं। तो उस दायरे को खोलने के लिए आज की यह कार्यशाला भी बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा उनका मन भाव है वैसा ही उनका उद्गार होता है, और इस अवसर विशेष पर जिस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, निश्चित रूप से हमारे इस प्रकल्प को लेकर उनका होना, उनका विचार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है। दिखाया वाकई ये भूतो न भविष्यति। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और इस बार तो पाकिस्तान के एकदम अंदर वाले हिस्से में जाकर वहां के विमानों से लेकर के कई प्रकार के उनके अस्त्र शस्त्र को नष्ट करते हुए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का जो काम किया है। मैं आज इस अवसर पर ग्वालियर वीरों की धरती, महावीरों की धरती, बलिदानियों की धरती, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती, आज के इस आयोजन में हमारे साथ माननीय विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय सारे के सारे हमारे माननीय प्रद्युम्न तोमर जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी, और इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष सहित सभी पूर्व विधायक, सभी वरिष्ठ जन, और ये अलग अलग प्रतीकात्मक रूप से हमारे देश के गर्व करने वाले वो सारे महापुरुष जिनने अपना अलग अलग प्रकार से जीवन जिया है। हमारे लिए झांसी की रानी से लेकर करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, महात्मा गांधी से लेकर हमारे विवेकानंद तक, और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की पर्सनैलिटी दिख रही है, वाकई जजरा के चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच आकर के ऐसा लग रहा कि बैठ गए। मैं आज के इस अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर ग्वालियर नगर के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों से आकर के
आम नागरिक, विद्यार्थी बंधु, सभी प्रकार के लोगों ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में जो भाग लेने का प्रयास करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को नमस्कार करने का ये जो अभियान चलाया, मेरी अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की 2-3 दिन पहले से ही जो माहौल बना है, अभी से मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आज 11 अगस्त है, आज से लगभग 60 साल पहले हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी रहे, उनके कई प्रकार के दायित्वों के साथ साथ एक तरफ हमारी राजनीति की विचारधारा देश की जड़ों से जुड़ करके होना चाहिए, या पूंजीवाद या साम्यवाद जो विदेशी कहीं किसी जगह से आए विचार आधारित थी, ऐसे में स्वदेशी का विचार करते हुए राष्ट्र की धारा और राजनीति की दिशा क्या हो, ये विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। मेरी अपनी ओर से एक साथ ये दोनों कार्यक्रम आज ये मान के चल रहे हैं, संपन्न हो रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र सिंह जी वैसे 200 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तस्वीरें आपने देखी, जहां आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा को लेकर खासा उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। 3 दिन पहले ही यानी कि 11 तारीख आज जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि वीर सपूतों ने यहां पर स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी, आज सभी को स्वतंत्र किया। देश की सेना ने दिखाया है, उसका समर्थन आजादी का ये जश्न मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ देश में दुनिया के साथ वहाँ का साउंड ऑफ करें प्लीज। दिखाया मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोजन तिरंगा यात्रा को लेकर किया जा रहा है। वीर सपूतों के द्वारा जिस तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उसे लेकर यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि कैसे यहां पर पूरी लड़ाई लड़ी गई और वीर सपूतों ने जो यहां पर महानायकों ने जो यहां पर लड़ाई लड़ी और देश को स्वतंत्रता दिलाई, आजादी दिलाई। उसके बाद आज बड़ी ही गर्व के साथ यहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि आज स्वतंत्रता दिवस से 4 दिन पहले ही यहां पर 15 अगस्त को लेकर खास तैयारियां जो है वो देखने को मिली और ग्वालियर की ऐसी तस्वीरें। यात्रा का भव्य आयोजन अब ग्वालियर में देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि इस तिरंगा यात्रा में शहर भर के नागरिक हाथों में तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं और सभी अलग अलग वेशभूषा में यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा का नेतृत्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जा रहा है। वे यहां पर खुद पहुंचे हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है, इसे लेकर उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से यहां पर वीर सपूतों के द्वारा लड़ाई लड़ी गई, आज देश को आजादी दिलाई गई और आज हम सब यहां पर आजादी को जिस तरीके से जी रहे हैं, वीर सपूतों के बलिदान की वजह से आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। तो वहीं बता दें कि भव्य तिरंगा यात्रा जिसके लिए कई जगह यहां पर चिन्हित की गई और इसी के साथ आपको बता दें कि आज यहाँ पर ये यात्रा सिटी सेंटर स्थित राजमाता विजय राजे सिंधिया तिराहा से निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं भव्य आयोजन जो है तिरंगा यात्रा का किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा को लेकर खास तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अब 4 दिन पहले ही यहाँ पर इस भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर
तिरंगा यात्रा को लेकर सभी अपने हाथों में झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस यात्रा में सेना, पुलिस बल और एनसीसी की सभी विंग्स भी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर कड़ी की गई है। इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि मंचों पर देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को मिले, जहां लोगों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा जगह जगह पर रंगोली, फूलों की सजावट और स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में सजे बच्चे इस आयोजन में विशेष आकर्षण बने हुए हैं, जो कि लोगों को ये बताते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महानायकों ने, वीरांगनाओं ने लड़ाइयां लड़ी और आज देश को आजादी दिलाई है। तिरंगा यात्रा को लेकर यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बताया कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकालने का जो भव्य आयोजन जो है उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि पूरे देश में ये पता होना चाहिए कि जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है उन्हें याद करना हमारे लिए गर्व की बात है। और ऑपरेशन सिंदूर पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारे सेना ने जो लड़ाई लड़ी है उससे भी एकमात्र यहाँ पर आजादी को लेकर चिन्हित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में घुसकर जिस तरीके से पाकिस्तानियों को यहाँ पर ये सबक सिखाया गया कि भारतीय सेना यहाँ पर उन्हें जवाब देने के लिए हमेशा अटल रहती है। और इसी चीज को लेकर ये बताया गया कि वीर सैनिकों ने भी यहाँ पर, जो हमारे वीर जवान थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो वैसे ही आजादी के लिए अंग्रेजों को यहाँ पर महानायकों ने जो जवाब दिया था, आज वो दिन है, यानी कि 15 अगस्त आने वाला वो दिन है जिसके लिए आज यानी कि 4 दिन पहले ही ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और देश में एक उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। तो बता दें कि तिरंगा यात्रा को लेकर शहरवासियों में एक खास उत्साह है और शहरवासी जो कि अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर और अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो तिरंगा यात्रा है जो कि ये बता रही है कि 15 अगस्त पूरे प्रदेश भर में खुशी का माहौल क्यों लेकर आता है, आखिर क्यों 15 अगस्त मनाया जाता है। बता दें कि यहाँ पर 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 78 वर्ष के बाद अब 15 अगस्त फिर एक खुशी की लहर लेकर आ रहा है, जो लोगों को ये बता रहा है कि कैसे अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। और आज भी अगर देश पर बात आती है तो सेना के द्वारा यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दुश्मनों को दिया जाता है। तो लगातार यहाँ पर 15 अगस्त की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन 15 अगस्त से पहले जो तिरंगा यात्रा उसका आयोजन जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जहां पर सुरक्षा बल अलग ही नजर आ रहा है और इस बीच ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इस तिरंगा यात्रा को लेकर जो भव्य आयोजन है वो भी किया जा रहा है पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में। अगर देखें तो यहाँ पर तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियां नजर आ रही हैं। तिरंगा यात्रा के तहत यहाँ पर घर घर तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें हर घर में एक तिरंगा फहराया जाएगा। और 15 अगस्त को भव्य तौर पर स्वतंत्रता दिवस जो है वो अब मध्य प्रदेश में पूरे देश भर में बनाया जाएगा। तो बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से 4 दिन पहले ही यानी कि आज ग्वालियर में तिरंगा यात्रा का ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं, जो कि इस तिरंगा यात्रा में यहाँ पर लोगों को तिरंगा यात्रा का महत्व और स्वतंत्रता दिवस का महत्व बताते नजर आए। और एक जो खुशी है वो भी यहाँ पर अलग ही झलक रही है, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी है। रंगारंग कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर और देखने को मिलेंगे। लोगों के हाथ में झंडा है। और आपको बता दें कि ये भव्य तिरंगा यात्रा जो कि राजमाता विजयराजे सिंधिया तिराहे से शुरू की गई और ये यात्रा आपको बता दें कि सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय तक पहुंचेगी। इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे भी यहाँ पर बड़े ही उत्सुकता के साथ मौजूद हैं। बता दें कि इसे लेकर रूट भी तय किए गए थे और कलेक्टर ने यहाँ पर इस पूरी यात्रा का रूट तय किया गया था। सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई थी क्योंकि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, जो कि साफ नजर आ रहे हैं कि कितने भव्य स्तर पर ये आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा जो कि पूरे प्रदेश भर में शुरू की गई है। और ग्वालियर की तस्वीरें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे हुए हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान उन्होंने जो कहा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान जो कि हर साल चलाया जाता है और इस बार फिर 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान जिसकी शुरुआत हो चुकी है।
और इस अभियान के तहत हर घर में एक तिरंगा जरूर फहराना होगा। तो आपको बता दें कि अब हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो यहाँ पर एक भव्य आयोजन तिरंगा यात्रा के तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीधी तस्वीरें जो ये बयां कर रही है कि स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में इसीलिए इतनी खुशी से मनाया जाता है। का कोई दर्शन रहता है तो उसको कई बार उन सारे दौर से भी निकालते हैं कि जिसको अपने उस कष्ट को एहसास कराने के लिए मानो अवसर दे रहे हैं। हम अपने इस देश की आज़ादी के साथ अगर जोड़े तो शिवराज सिंह चौहान पर जाकर के उसके बाद के दौर से हमारे महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके सबके स्वतंत्र अपने अपने अभियान देखते हैं। उनके साथ हमारी देश की एकात्म भाव की छोटी लघु झांकी हम देखते हैं। लेकिन वो सारी चीजें आकर के हम अपनी आज़ादी जब 47 में मिलती है और कैसा घोर आश्चर्य होता है, आजादी के बाद आजादी के संघर्ष में रहने वालों की अंतर्दृष्टि भी विरोधाभास कैसे दिखाई देती है, इसके लघु रूप हमको दिखाई देते हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो इस बात को मानते हैं कि हाँ, आजादी के पहले अगर सोमनाथ का पहला मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग से ध्वस्त हुआ है तो आजादी का अर्थ है कि ये मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर के बनने से हमारी जो मूल एकात्मता, हमारी जो अंदर की अंतर्धारा है उसका प्रकटीकरण होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाले के मन में क्या आता है? जो मेघालय के समय हुआ, जो अंग्रेजों ने किया, जो महेश शर्मा जी ने कहा, उसी से जुड़ती हुई बात दिखाई दे रही। उनको ये बात ही समझ में नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि आजादी के बाद हम उन सारे विषयों को खड़ा करें जिस विषयों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब देश का बंटवारा वो कारण ढूंढ रहे हैं। देश के बंटवारे हमको सोमनाथ और इससे जुड़ के कैसे देखेंगे। और हमने ये भी देखा कि ये बंटवारे के समय कितनी चतुराई के साथ रियासतों को खुला छोड़ के गए थे। और रियासतों में ये जो देश के अंदर की ताकत है, मैं ग्वालियर की धरती से अगर बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी गर्व है कि हाँ, मध्य भारत का भी अगर ये जब राज्य बना था तो यहाँ के ही शासक ने अपने आप को स्वतः ही गवर्नर करके स्वीकार किया कि हाँ, देश की भौगोलिक सीमाएं इस राजनीतिक परिस्थिति में इस बात की मांग करती है कि हाँ, रियासतों का विलीनीकरण होना चाहिए। और सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का युद्ध था और स्वतंत्रता के युद्ध में यही हमको प्राप्त करना है। ये तो 21 तोप की सलामी थी उनको, कुल 5 ही तो राज्य थे जिनको इतनी बड़े बड़े सम्मान मिले थे। लेकिन ये सौभाग्य की बात, और वही बात हम देख रहे हैं उस समय जब 1947 के आसपास, उसके आगे पीछे 1 साल बाद इजराइल जब राज्य बनता है तो इजराइल राज्य के बनने के बीच में माननीय पटेल जी ने भी इस बात को उल्लेख किया है कि इजराइल एक राष्ट्र अर्थात एक केवल मानव समूह एक स्थान पे रहते रहते राष्ट्र बना ले, ऐसा नहीं है। राष्ट्र तो दिल में रहता है और दिल में वो 2000 साल तक अपने संघर्ष के बाद एक देश का रूप बनाते हैं। तो आज भी देखते हैं 1 करोड़ की आबादी नहीं है और जहां उनको खतरा लगता रातों रात बम गिराते दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए वो राष्ट्र के अंदर की जो धारा की आग है वो आग दिखाई देती है इजराइल के रूप में। उनको लगता है कि ईरान को जाके ठोकना चाहिए तो ईरान को बर्दाश्त नहीं करते और उनको लगता है कि हाँ, मेरे अपने देश के ऊपर जहां कोई संकट खड़ा हो वहां छाती ठोककर उनके देशभक्त नागरिक सबसे पहले दिखाई देते हैं। और उसके उल्टे हम देखें कि रूस और अभी यूक्रेन के युद्ध में यही तो साम्यवादी और हम इनको तो देखते थे कि क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म वाली बात। ये सारे के प्रकार बनाया हुआ देश आज एक दूसरे को मिटाने में तुला हुआ है। तो जो मार मार के इकट्ठे करने के बाद, कोई बनाने के बाद ये तात्कालिक परिस्थितिवश जो देश बन जाते हैं उनकी हालत क्या होती है, ये रूस यूक्रेन युद्ध के साथ में हमको ध्यान में आती। और इतना ही नहीं, हमारे सामने आज अमेरिका की स्थिति बनती। हम अपने अमेरिका के उस भाव को समझे, वो अमेरिका फर्स्ट के आधार पर चल सकते हैं, लेकिन वास्तव में आज इस बात की आवश्यकता है कि हाँ, राष्ट्र फर्स्ट। और माननीय मोदी जी ने जो राष्ट्र निकाला है वो हमारे लिए गौरव का है और वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन को प्रतिपादित करके दिखाई देता है, जिस आधार पर कहा कि हमको स्वदेशी के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को आत्मनिर्भरता के मामले में आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत आज अपनी जो अलग अलग प्रकार की अलग यात्राओं को ला रहा है तो हमको वो ही बात ध्यान में आएगी जिस आधार पर हमको वर्तमान परिस्थिति जो सोमनाथ के मंदिर में हुई वही हमको भगवान राम के जय जयकार करते हुए सरयू के किनारे अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए
ऐसे ही तो देश की और ऐसे दल की आवश्यकता थी जो हमारे अतीत के गौरवशाली पक्ष को 550 साल के संघर्ष के बाद आज इस रूप में दिखा रहा है। मैं अगर दीनदयाल उपाध्याय जी की उस बात को समझ पाता हूँ तो आप भी इस बात को समझेंगे कि आज के इस दौर में हमारी उस भाव को तब दिखता है जब अपने यहाँ इसी देश के अंदर अभी कोविड के समय जब हमने दवाई बना करके न केवल देश के नागरिकों की रक्षा की बल्कि दुनिया में हमारे दर्शन से परिचित कराने का प्रयास किया कि हाँ हम जियो और जीने को भावना वाले लोग। हाँ, हमारा दर्शन ये दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव से जुड़ा हुआ है जो शरीर मन बुद्धि आत्मा और जो एकात्मवाद करता है। यही हमारे यह पिंड तथा ब्रह्मांड की भावना होती है। आज के इस अवसर पर इस सुंदर आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।